वेलकम फ्रेंड्स, एसआरसी लर्निंग में आपका स्वागत है। सी लैंग्वेज की सीरीज में आज हम नया टॉपिक प्री प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे। सी प्री प्रोसेसर बहुत यूज में आने वाला टॉपिक है। आप नॉर्मली ऊपर फाइल इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, या समटाइम्स आपने ऊपर हैश के साथ कुछ और भी लगा हुआ देखा होगा अन्य प्रोग्राम्स में जो आपने नहीं बनाए या कभी बुक में प्रोग्राम देखे हो। तो आज हम उनको क्लियर करेंगे वो क्या चीज़ें होती है। प्री प्रोसेसर बेसिकली सी लैंग्वेज के अंदर ही एक अपना सिस्टम है, एक अपनी लैंग्वेज है जो कई लेवल पे काम करती है। तो अगर हम देखें प्री प्रोसेसर बेसिकली होते क्या है, जैसे इसके नेम से ही मालूम चल रहा है प्री प्रोसेसर, यानी कि प्रोग्राम जब कंपाइलर के पास जाता है उससे पहले अगर वो प्रोसेस हो जाए, कुछ टर्म्स कुछ कमांड्स कंपाइलर के पास जाने से पूर्व ही एग्जीक्यूट हो जाए, इंटरनली रन हो जाए, तो उसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बोलते हैं। एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट है क्या। सी का सोर्स कोड जो आपने प्रोग्रामिंग कोडिंग एक प्रोग्राम बनाया आपने, उसमें हमारा सिस्टम चेक करता है क्या कोई प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। अब ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं इसको हम समझेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए 1 मिनट के लिए कि हम ऊपर हैश इंक्लूड करके या हैश डिफाइन करके जो आप देखते हैं चीज़ें, उनको हम लोग प्री प्रोसेसर बोलते हैं। तो अगर क्या वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपके प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड है तो प्री प्रोसेसर परफॉर्म एक्शंस, और उसके बाद मेरा प्रोग्राम कंपाइलर के पास जाएगा, प्रोग्राम लिंकर के पास जाएगा, देन हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट होकर एग्जीक्यूट होगा। और यदि हमारे प्रोग्राम में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नहीं है तो प्री प्रोसेसर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, सीधा हम लोग कंपाइलर के पास आएंगे और उसके बाद प्रोग्राम लिंकर के पास जाएगा, देन exe फाइल में कन्वर्ट होगा। ये तो एक बात है। इसी चीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन अगर हम करें तो सबसे पहले पढ़ने वाला कॉन्सेप्ट है कि प्री प्रोसेसर है क्या। तो प्री प्रोसेसर इज अ प्रोग्राम दैट प्रोसेस ओवर सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम बिफोर इट इज पास टू दी कंपाइलर। यानी कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे सोर्स कोड को कंपाइलर के पास जाने से पूर्व ही प्रोसेस कर देता है। तो क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कंपाइलर के बाद जब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, क्या प्रोग्राम इंटरनली पहले एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद सेकंड टाइम पे मुझे दिखता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो आपको आउटपुट दिखता है वीडियो पे मॉनिटर के ऊपर, दैट विल बी द वन एंड ओनली फाइनल प्रोग्राम आउटपुट। तो ये कौन से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की बात हो रही है, ये कौन से प्रोसेसिंग की बात हो रही है? देखिए, नॉर्मली क्या होता है सी लैंग्वेज एंड C++ के अंदर जो आप प्रोग्राम बनाते हैं वो अपने आप में पूरा नहीं होता। उसे कुछ फंक्शनैलिटीज़, कुछ ऐसे फंक्शंस की आवश्यकता होती है जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं, लेकिन वो किसी और लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर स्टोर किए हुए हैं। यदि मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर उन फंक्शंस की आवश्यकता है तो मैं उन फाइल्स को अपने प्रोग्राम के अंदर ऊपर इंक्लूड करूँगा, सो दैट कि उसके अंदर डिफाइंड फंक्शन मैं अपनी करंट सोर्स कोड यानी कि करंट प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकूँ। तो इसके लिए मुझे उस पूरी फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है जिस फाइल के अंदर वो फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस का मतलब है वो ये है कि प्री प्रोसेसर उन फाइलों के अंदर रखे हुए फंक्शंस को अंडरस्टैंड करके हमारे जो प्रोग्राम है उसके अंदर मर्ज करके एक नई फाइल क्रिएट कर देता है। यानी कि आपने एक फाइल बनाई जिसका नाम था demo.c और आपने उसके अंदर कोई फाइल इंक्लूड करी हैश इंक्लूड stdio.h। demo.c के अंदर आपने इंक्लूड किया stdio.h। जब आप इसको रन करवाएंगे तो कंपाइलर पे जाने से पहले ही इंटरनली, जो आपको नहीं पता होता, इंटरनली हमारी जो डेमो नाम की फाइल है वो कन्वर्ट हो जाएगी demo.i में।
जो demo.i है, that is what? That is a new file created by the preprocessor in which it includes our stdio.h with the demo.c content. दोनों कंटेंट मर्ज होकर एक नई फाइल बन गई demo.i. अब वो फाइल कंपाइलर के पास जाएगी जिसका बाइनरी कोड्स में कन्वर्जन होगा. ठीक है, तो ये जो .i में कन्वर्ट करने का काम है, मैं इसकी प्रोसेस की बात कर रहा हूँ. ये कौन कर रहा है? ये प्री प्रोसेसर कर रहा है. आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा. प्री प्रोसेसर आर ऑल्सो नोन एज डायरेक्टिव्स, जैसे हम देख रहे हैं, और डायरेक्टिव जितने भी होते हैं वो हैश से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. प्री प्रोसेसर कैन बी कंसिडर्ड एज अ लैंग्वेज विद इन अ सी लैंग्वेज. ये मैंने भी आपको बताया. ईच ऑफ दीज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बिगिन विद हैश. ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका पूरा फ्लो क्या होता है. सबसे पहले आपने अपने प्रोग्राम को अपने हाथ से लिखा, कोडिंग करी कंप्यूटर पे, तो वो हमारा सी का सोर्स कोड होगा जिसमें आपने प्री प्रोसेसर को ऐड किया हुआ है. तो ये हमारी test.c नाम की फाइल है. हमने एक ले लिया, जैसे मैं डेमो का एग्जांपल दे रहा था, या मैंने test.c ले लिया है. test.c को किस में कन्वर्ट किया प्री प्रोसेसर ने? test.i में. एक्सपेंडेड सोर्स कोड. एक्सपेंडेड का मतलब होता है कि जो मेरा सोर्स कोड है उसमें जब मैंने फाइल इंक्लूड करी stdio.h मान लीजिए, तो मेरा सोर्स कोड एक्सपैंड हो गया. अब जब वो एक्सपैंड हो गया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? .i में. कंपाइलर ने .i फाइल इनपुट ली और .obj में कन्वर्ट किया, यानी कि बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया. ऑब्जेक्ट कोड, बाइनरी कोड बोथ आर सेम. नेक्स्ट, लिंकर के पास मेरी फाइल जाएगी. लिंकर मेरी लाइब्रेरी फाइल को मेरी करंट फाइल के साथ, obj फाइल के साथ लिंक करेगा. जितनी भी लाइब्रेरी फाइल्स के मैंने फंक्शन यूज़ करने हैं, उन लाइब्रेरी फाइल्स को मेरी फाइल के लिंक करेगा और उसके बाद वो उसकी exe फाइल बना देगा. जब exe फाइल बनेगी, दैट इज़ रेडी फॉर एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूटेबल फाइल यानी कि test.exe, और यही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मदद करेगा इसको एग्जीक्यूट करवाने में. test.exe नाम की जो फाइल है, यानी कि एग्जीक्यूटेबल फाइल हो गई. अब इसको मेरे को एग्जीक्यूट करवाना है, तो वो मेरा सिस्टम एग्जीक्यूट इसको करवाएगा. ये सारा काम आप करते हैं और आप प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ F9, जो आपके प्रोग्राम को कंपाइल भी करता है और रन भी करता है. लेकिन आपको नहीं पता, ये सारी गतिविधियाँ इंटरनली होती है. और जैसे मेरी फाइल exe बन जाती है, मतलब वो अब एरर फ्री है, उसमें कोई कंपाइल टाइम पे एरर नहीं है. रन टाइम पे होगी तो वो एग्जीक्यूशन समय में देखा जाएगा. कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं है, तभी exe फाइल बनी है और उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा. कंपाइलर मेरे प्रोग्राम को बीच में भी बाहर कर सकता है अगर उसमें कोई एरर है, तो एग्जिट कर देगा अगर कोई एरर हुई तो मेन जो हम इसी पे नहीं जाते हैं, हम इस पे रहते हैं कि हमें प्री प्रोसेसर के कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो वो क्या क्या है. तो प्री प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट हमारा ये है. तो अब कितने तरीके की प्री प्रोसेसर होते हैं इसको देखते हैं. Types of preprocessors. There are 4 types of preprocessor. 1. Macro expansion. ठीक है. Number 2. File inclusion. पहला मैक्रो एक्सपेंशन, दूसरा फाइल इंक्लूजन, तीसरा कंडीशनल कंपाइलेशन, और चौथा जो हमारे पास आता है दैट इज मिसलेनियस डायरेक्टिव्स. अब ये चारों में से मेन जो हमें पढ़ने हैं वो ये 2 पढ़ने हैं. हम सारे पढ़ लेंगे, लेकिन मेन जो हमारे यूज़ में ज़्यादातर यूज़ में आते हैं दैट इज़ मैक्रो एक्सपेंशन एंड फाइल इंक्लूजन. ठीक है, तो अभी हम जो आज कवर करेंगे वो मैक्रो एक्सपेंशन को हम थोड़ा बहुत कवर करेंगे, और मैक्रो एक्सपेंशन को हम अगले पार्ट में भी कवर करेंगे. अभी हम पार्ट 1 देख रहे हैं इसका. मैक्रो एक्सपेंशन ये क्या होता है? देखिए, मैक्रो एक्सपेंशन स्टार्ट विद हैश डिफाइन. ठीक है, हैश डिफाइन मीन्स
जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया हैश डिफाइन मैक्स 20, कोई सेमीकोलन वगैरह नहीं आएगा। अब पूरे प्रोग्राम के अंदर जहाँ मैं मैक्स लिखूंगा उसकी वैल्यू 20 हो जाएगी, और मैक्स को मैं फिर चेंज नहीं करूँगा नीचे, ठीक है, ये ध्यान रखना, चेंज नहीं करेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर किया इंट ए ऑफ मैक्स, तो इस लाइन ऑफ कोड का मतलब सिंपल है, इंट ए ऑफ 20। अब मान लीजिए मैं लूप लगाता हूँ i इक्वल टू 0, i लेस देन मैक्स, i प्लस प्लस वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे ये 20 लेस देन 20 तक मेरा लूप चलेगा। अब मैक्स कोई इंटीजर नहीं है, कोई मैंने वेरिएबल के रूप में डिक्लेयर नहीं किया है, दिस इज अ मैक्रो, इसको मैक्रो बोलेंगे। ये मैक्रो है और ये एक्सपेंशन है उसका। मैक्स इज अ मैक्रो नेम, 20 इज एन एक्सपेंशन, कि जहाँ जहाँ मैक्स लिखूंगा वहाँ वहाँ 20 ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देगा। और ये कब करेगा? कंपाइलेशन से पूर्व, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि यहाँ पे प्री प्रोसेसर के बाद प्रोग्राम कंपाइलर के पास जाएगा। तो जो हमारा प्री प्रोसेसर है वो कंपाइलेशन से पहले ही प्रोसेस हो जाता है, तो ये उससे पहले ही चल जाएगा और कंपाइलर की नॉलेज में उसके बाद आएगा। तो उसका एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। जैसे हमने दिया यहाँ पे हैश डिफाइन लिमिट 10। अब हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बना रहे हैं और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल टू लिमिट i प्लस प्लस। नाउ i प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ i, इट विल प्रिंट द काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। CLR लगा लीजिएगा यहाँ पे, i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 10, i प्लस प्लस, तो यहाँ पे ये i की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड लूप विल बी ब्रेक एट 11 पे लूप ब्रेक हो जाएगा और हम बाहर आ जाएंगे प्रोग्राम से, ठीक है। तो जहाँ भी लिमिट लिखा है वहाँ 10 आ जाएगा। ये एक प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम और देखते हैं। मान लीजिए एरिया ऑफ सर्कल निकालना है यूजिंग मैक्रो। कैसे करेंगे? हैश डिफाइन पी आई की वैल्यू 3.14, पाई की वैल्यू ले ली हमने, वॉइड मेन फ्लोट रेडियस की वैल्यू 2.5 ले ली, एरिया की वैल्यू 0.0 ले ली, नहीं भी लेंगे तो भी चल जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या किया, जो हम एरिया ऑफ सर्कल का निकालते हैं पाई आर स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे पी आई इंटू आर। आर स्क्वायर तो लिख नहीं सकते, आर की पावर 2 कैसे लिखोगे, तो आर इंटू आर। और पी आई की वैल्यू यहाँ से उठा देगा 3.14, तो उसको हम चाहें तो रेडियस की वैल्यू इनपुट करवा लें, तो यहाँ पे हमने 3.14 नहीं करी। और अब यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ सर्कल जब प्रिंट करवाएंगे तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो अब आपका एक क्वेश्चन है बच्चे का कि अगर 3.14 मैंने पी की वैल्यू रखी तो मुझे ये एक्स्ट्रा लाइन लिखने की ज़रूरत क्या है? क्या मैं यहाँ पे 3.14 लिख के काम नहीं चला सकता? तो मुझे इस लाइन की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं इस चीज़ के लिए मैक्रो क्यों डिफाइन करूँ? बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा। मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा यहाँ पे मैक्रो लिखा आपने जिसको आपने अंदर यूज़ कर लिया 50 जगहों पर, मतलब कि ये पी आई की वैल्यू, अभी फ्री आई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, मान लेते हैं कि ये पी आई ना लिख के मैंने 3.14 लिखा होता, ठीक है। अब 3.14 50 जगहों में यूज़ हो रहा है, मैंने मैक्रो डिफाइन नहीं किया उसका, 3.14 50 जगहों में यूज़ हो रहा है। या कोई एक ऐसा है इंटरेस्ट वैल्यू, मान लेते हैं कोई इंटरेस्ट वैल्यू है, मान लीजिए 3.5। अब आपने कोई एक कैलकुलेशन का एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें 50 जगहों में 3.15 का उपयोग हो रहा है। ये कोई एरिया ऑफ सर्कल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए इंटरेस्ट का जो रेट बताया गया 3.15 है और आपको 50 जगह पे 3.15 लिखना पड़ा क्योंकि आपको 50 जगह पर कैलकुलेशन करनी थी, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं उसका मैक्रो बनाता, आई लिख के आई 3.14, यानी कि मैं लिखता उसकी जगह पे हैश डिफाइन
मान लीजिए IN 3.15 लिखता, ठीक है, तो ऐसा लिखने से मुझे क्या लाभ है कि उन 50 जगहों में 3.15 जहाँ लिखा था वहाँ मैं IN लिख दूंगा, ठीक है। इसका क्या लाभ है कि अगर मान लीजिए यही कैलकुलेशन मेरे को मालूम चला 3.15 से नहीं था, 4.20 से था या 2.5 से था, तो मुझे हर जगह चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर यहीं पर ही चेंज करूँगा 2.15, ऑल आर सेट, क्योंकि हर जगह पे अब IN से मल्टीप्लाई हो रही है इंटरेस्ट की, और अब IN की वैल्यू मैंने चेंज कर दी है तो वो हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगी। और अगर ये नहीं होता तो मुझे क्या करना पड़ता, तो मुझे 2.15 एक एक जगह पे जाके रिप्लेस 50 जगहों पे करना पड़ता। ये मैक्रो का मैंने आपको एक छोटा सा एडवांटेज बताया है। अगले पार्ट में हम मैक्रो को फंक्शंस के साथ, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स किस तरीके से भेजते हैं मैक्रो में, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाइए, जैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने का, या एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, या एरे का आप कोई लिमिट सेट कर देते हैं, उसको ए ऑफ मैक्स जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में करवाया था, उस तरीके से आप प्रोग्राम्स अभी बना के देखिए। अगले सेक्शन में हम मैक्रोज के कुछ एडवांस क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।